दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जिसमें हम बायोलॉजी फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास सेकंड है। अगर आपने अभी तक क्लास फर्स्ट नहीं देखी है तो कृपया करके आप पहले क्लास फर्स्ट जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको क्लास सेकंड समझ आएगी। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि बहुत सारा स्ट्रक्चर था कि हम कैसे फाउंडेशन बैच को कवर करेंगे। वो क्लास आपके लिए आईएमपी हो जाती है और इस क्लास में हम शुरुआत से पढ़ाई करना शुरू करेंगे जैसी होती है। एक बार मैं दोस्तों आपको फिर से बता दूं, यह बायोलॉजी फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके लिए आपको एक भी पैसे की देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यह फाउंडेशन बैच कंप्लीट फाउंडेशन बैच रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। और टीचर लोग जो फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं फ्री में या फिर इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो इतना कवर नहीं करते जितना मैं आपको कवर करके दूंगा। एसएससी का पेपर हुआ, बैंक का पेपर हुआ, या फिर पैरामेडिकल का कोई पेपर हुआ, या फिर रेलवे का पेपर हुआ, या फिर आपका टीएसबी का कोई पेपर हुआ जैसे पटवारी का हुआ, या फिर एमपीएसआई का हुआ, एमपी पुलिस का हुआ, जिसमें भी बायोलॉजी आती है आपको इसके बाद बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास सेकंड। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों फर्स्ट क्लास में समझा दिया था कि हम कैसे क्या कवर करेंगे अपने बायोलॉजी फाउंडेशन बैच में, तो उसी प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है दोस्तों, क्लास 1, तो आप प्लीज जाके उसको जरूर देखें, फिर उसके बाद ही क्लास 2 देखें। आपको प्लेलिस्ट में उसकी लिंक मिल जाएगी, सॉरी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और उस बायोलॉजी फाउंडेशन बैच के नाम से हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, तो आप उस प्लेलिस्ट में सीक्वेंस के साथ आप क्लासेस देख सकते हैं और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों जूलॉजी क्या है। जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था जूलॉजी क्या है, हम पढ़ेंगे। जूलॉजी का अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र होते हैं दोस्तों 6। तो इनका हम देखते हैं कैसा क्या होता है। जीवों की संरचना, एनाटॉमी। जीवों की संरचना, जीवों की संरचना से दोस्तों मतलब है प्राणियों के शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में दोस्तों प्राणियों की शरीर की संरचना, जैसे कि उनका बॉडी बोन, जो बोन्स होती है, और ब्रेन, इनका अध्ययन किया जाता है। फिर आता है हमारा फिजियोलॉजी, कार्यप्रणाली। तो उसमें दोस्तों आपको प्राणियों के अंग तथा तंत्रों के कार्यों के करने का तरीका समझाया जाता है। फिजियोलॉजी में दोस्तों जैसे कि आपका हार्ट हुआ, या फिर आपके लंग्स हुए, किडनी हुई, लीवर हुआ, ठीक है। ये आपके किस तरह से कार्य करते हैं, इनके अंग में क्या क्या होता है, इनको डिटेल से समझाया जाता है फिजियोलॉजी में, ठीक है। आगे है फिर क्लासिफिकेशन। प्राणियों को विभिन्न वर्गों में बांटने की प्रक्रिया, यानी कि दोस्तों क्लासिफिकेशन में आता है प्राणियों को विभिन्न वर्गों में बांटने की प्रक्रिया। जैसे सांप हुआ, बिच्छू हुआ, चिड़िया हुई, शेर हुआ, कोई भी जानवर या इंसान हुआ, उनको किस वर्ग में रखा जाएगा, उसमें क्लासिफिकेशन में आता है। फिर आता है दोस्तों हमारा एवोल्यूशन, विकास। प्राणियों के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि प्राणियों का सालों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि इंसान पहले हजारों साल पहले, लाखों साल पहले बंदर हुआ करते थे, आप सभी लोग जानते होंगे। ऐसे ही प्राणी, एनिमल होते हैं, उनका भी विकास कैसे हुआ वो भी हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन में। फिर आता है हमारा इकोलॉजी, पर्यावरण से संबंध। प्राणियों और उनके पर्यावरण के बीच रिश्ते का विश्लेषण, यानी कि जो प्राणी होते हैं उनका जो पर्यावरण से, अर्थ से क्या संबंध है, उसका विश्लेषण भी हम करेंगे। बिहेवियर, व्यवहार, प्राणियों के आचरण और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा हर एक प्राणी का आचरण अलग अलग होता है, प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। जैसे कि आप शेर को अगर
लाठी से मारेंगे तो शेर आपको निपटा देगा, और आप कुत्ते को लाठी से मारेंगे तो कुत्ता लाठी पकड़ेगा। ऐसे ही इनका आचार प्रतिक्रियाओं का अध्ययन हम करेंगे आगे चलकर। चलिए आगे देखते हैं। आप एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दूं। जूलॉजी क्या है? इसके कुल 6 भाग हैं: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, बिहेवियर। आगे देखते हैं। अब आती है दोस्तों जूलॉजी की प्रमुख शाखाएं। इनसे क्वेश्चन थोड़े बनने शुरू हो जाते हैं यहाँ से हमारे, जैसे कि मोर्फोलॉजी। पहले नंबर पे आता है हमारा मोर्फोलॉजी, आकृतिक विज्ञान। आकृतिक विज्ञान यानी मोर्फोलॉजी प्राणियों की बाहरी और आंतरिक संरचना का अध्ययन। जो प्राणी हैं उनकी बाहरी और आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है दोस्तों मोर्फोलॉजी में। मोर्फोलॉजी आकृति विज्ञान होता है, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। मोर्फोलॉजी आकृति विज्ञान, मोर्फोलॉजी आकृति विज्ञान। दोस्तों आप जिस सारे वर्ड जैसे मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, आप भी मन ही मन बोले, या फिर आप खाली रूम में हैं या घर पे हैं तो आप मुंह से बोल सकते हैं तो और बेहतर होगा। मोर्फोलॉजी आकृति विज्ञान, प्राणियों की बाहरी और आंतरिक संरचना का अध्ययन। प्राणियों की बाहरी और आंतरिक संरचना का अध्ययन मोर्फोलॉजी कहलाता है। फिर आता है हमारा एनाटॉमी, शरीर संरचना विज्ञान, शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन। शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी। शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी। दोस्तों आप प्लीज मेरे साथ जरूर बोलें, शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी। शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी। फिर आता है हमारा फिजियोलॉजी, क्रिया विज्ञान। फिजियोलॉजी क्रिया विज्ञान, जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन। जो जीव जंतु हैं उनके अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है उनका अध्ययन कहलाता है फिजियोलॉजी। जीवों के अंदर रासायनिक क्रियाओं का होने वाली क्रियाओं को फिजियोलॉजी कहते हैं। फिर आता है हमारा जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। जीन, डीएनए, आनुवांशिक गुणों का अध्ययन। जेनेटिक्स में आता है आनुवांशिकी में जीन, डीएनए और आनुवांशिक गुणों का अध्ययन। दोस्तों आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार रिवीजन करने के लिए, इसको मेरे साथ बोलने के लिए, कि इनसे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं। जब हम इस टॉपिक को खत्म होने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहां दिखाया जाएगा कैसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है हमारा एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। फिर आता है हमारा इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी पारिस्थितिकी, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। जीवों और पर्यावरणों के बीच संबंधों का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। फिर आता है हमारा एवोल्यूशन, विकासवाद। जीवों की उत्पत्ति और समय के साथ उनके बदलाव का अध्ययन। एवोल्यूशन, विकासवाद, जीवों की उत्पत्ति और समय के साथ उनके बदलाव का अध्ययन। जीवों की उत्पत्ति और उनके समय के साथ बदलाव का अध्ययन कहलाता है एवोल्यूशन। फिर आता है टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के नामकरण और उनकी श्रेणी में विभाजन का अध्ययन। टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान, जीवों के नामकरण और उनके श्रेणियों में विभाजन का अध्ययन। फिर आता है दोस्तों हमारा पेरिस्टोलॉजी, परजीवी विज्ञान। परजीवी जीवों का अध्ययन। पेरिस्टोलॉजी, परजीवी जीवों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन। दोस्तों आप इन सभी नाम को प्लीज रिवीजन करें, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं। ये सारी शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी, मोर्फोलॉजी, एंटो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, टैक्सोनॉमी, पेरिस्टोलॉजी, एंटोमोलॉजी। आप नाम इंग्लिश में याद करें तो आपको जल्दी याद होंगे। मैं आपको नाम याद करने के लिए फिर से एक बार बोल रहा हूँ, रिवीजन करें आप मेरे साथ साथ, बोलें मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, टैक्सोनॉमी, पेरिस्टोलॉजी, एंटोमोलॉजी।
तो चलिए आगे देखते हैं हम। जूलॉजी का महत्व। जूलॉजी के महत्व में दोस्तों आता है मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य को समझने में मदद करता है। जूलॉजी जो है हमारा मनुष्य के स्वास्थ्य और जानवरों के स्वास्थ्य को समझने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी और पर्यावरण संरक्षण में सहायता देता है। फिर आता है पशुपालन, मत्स्य पालन, जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग। ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस और आनुवंशिक अनुसंधान में योगदान। ये थोड़ा बेसिक पॉइंट है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, बोल के भी बताऊंगा। तो आप बने रहे हमारी क्लास में। थोड़ी बड़ी हो सकती है पर आपको मजा जरूर आएगा हमारे कोर्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी पशुओं का वर्गीकरण। पशुओं का वर्गीकरण। पशुओं का वर्गीकरण। पशुओं को उनके शरीर की संरचना, विशेषताओं और रहन सहन के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। पशुओं को उनके शरीर की संरचना, विशेषताओं और रहन सहन के आधार पर भिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है कि कोई पशु है वो कहाँ रहता है, गुफा में रहता है, बर्फ में रहता है, पानी में रहता है, कहाँ रहता है, और उसका रहन सहन कैसा है, वो क्या खाता है। जैसे कि हाथी बड़ा होने के बाद भी शाकाहारी है, शेर छोटा होने के बाद भी मांसाहारी है। ठीक है, ऐसा इन सभी को वर्गीकरण करते हैं। वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के तहत आता है। ठीक है, मेजर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। मेजर तो मतलब जो थोड़ा प्रमुख क्लासिफिकेशन होता है वो दो भागों में होता है। दो भागों में होता है, कशेरुकी, अकशेरुकी। बर्टिस रीढ़धारी प्राणी जिसमें हड्डियां पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अकशेरुक इनवर्टिब्रेटिस, अरीढ़धारी प्राणी। चलिए हम वन बाय वन इन दोनों को समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं हम कशेरुकी। रीढ़धारी रीढ़धारी प्राणी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों, इन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी, बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम पाई जाती है। इनका शरीर अधिक जटिल होता है। यह 5 प्रमुख समूहों में विभाजित होते हैं। कशेरुकी में आपको मेन पॉइंट है, इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसमें रीढ़ की हड्डी बैकबोन पाई जाती है। और जो जटिल होते हैं इनको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। मध्यस्थ, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। ठीक है, और रोचक तथ्य है कशेरुकी प्राणी सबसे विकसित होते हैं और इनके शरीर में हड्डियों का ढांचा होता है जो इन्हें एक संरचित रूप प्रदान करता है। अब जो ये 5 पॉइंट हैं आपको, इनको हम अब डिटेल में समझते हैं। इनको हम अब डिटेल में समझते हैं। इन पांचों को, मध्यस्थ को, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी को समझते हैं हम डिटेल में। सबसे पहले आता है हमारा मछलियां, फिशेस, जल में रहने वाली कशेरुकी। पूरी तरह से जल में रहती हैं दोस्तों। जो मछलियां हैं पूरी तरह से जल में रहती हैं। आपने कभी भी ऐसी मछली नहीं देखी होगी जो भाई आसमान में उड़ रही हो, जमीन पर चल रही हो। आपने ऐसी कोई मछली नहीं देखी होगी जहां तक मुझे पता है। मछलियों में दोस्तों गलफड़े होते हैं जिससे वह सांस लेती हैं। आपने मछलियों अगर देखी होगी या आप गूगल पर जाकर भी देख सकते हैं, वो उसके मतलब फेस के बगल में एक गलफड़े होते हैं जिससे वह सांस लेती है। ठीक है, और शरीर पर स्कल होते हैं, मतलब छोटे छोटे चपटे चपटे वो स्कल्स होते हैं, उसमें स्केल्स होते हैं। ठीक है, और मछलियों में क्या होता है, कोल्ड ब्लड होता है। कोल्ड ब्लड यानी ठंडा ठंडा खून होता है। अब मछली पानी में रहेगी तो गर्म तो होगी नहीं, जैसे मछली पानी में रहेगी तो गर्म तो होगी नहीं, होगी तो ठंडी, कोल्ड ब्लड होता है। मछलियां क्या है दोस्तों, अंडे देती हैं। मछलियां क्या करती हैं, अंडे देती हैं। तैरने के लिए पंख होते हैं। मछलियों में तैरने के लिए पंख होते हैं। आपने जब मछली देखी होगी तो मछलियों में तैरने के लिए क्या होते हैं, पंख होते हैं। उदाहरण के लिए शार्क, रोहू, कैटफिश, हिसला, इलेक्ट्रिक फिक्स। रोचक तथ्य,
शार्क की हड्डियां नहीं होती। शार्क जो मछली है उसमें हड्डियां नहीं होती, बल्कि इनका कंकाल पूरी तरह से कार्टिलेज का बना होता है। दोस्तों कार्टिलेज आप अभी सिर्फ नाम याद कर लें, कार्टिलेज को मैं जब स्केलेटन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसके लिए अलग से एक वीडियो आएगी कार्टिलेज की। कार्टिलेज को पूरा विस्तार में हम आपको पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए ह्यूमन बीइंग में जो अपने अपन जो लोग हैं ह्यूमंस में कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे घुटनों में पाए जाते हैं, एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है, आप इतना समझ लें तरल पदार्थ होता है कार्टिलेज, जो आपको घुटना या फिर कोहनी या कलाई में जो होता है कार्टिलेज की आपको मूवमेंट प्रदान करता है। आपने मछलियां समझ ली होंगी, मछलियां सांस कैसे लेती हैं, गलफड़े से लेती हैं, ठंडा ब्लड पाया जाता है, ठीक है, और शार्क में हड्डियां नहीं होती हैं, उसमें कार्टिलेज से होती है पूरी। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है तो आप चिंता ना करें, आपको वीडियो बड़ी होने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं कंटेंट आपको कम देना नहीं चाहता, मैं आपको ज्यादा ही कंटेंट देना चाहता हूँ अपनी कोर्स में, कि आपको इसके बाद कहीं और फाउंडेशन बैच पढ़ने की आवश्यकता ना हो। बी नंबर पे आता है उभयचर, एम्फीबियंस, जल और थल दोनों में रहने वाले जीव। दोस्तों कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो जल में भी रहते हैं और थल में, यानी थल यानी कि जमीन स्तर पर, जमीन दोनों पर रहते हैं। कुछ जीव होते हैं जैसे कि जल और थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। कुछ जीव प्रारंभिक जीवन लार्वा अवस्था में, गलफड़ों, यानी कि जो उनका प्रारंभिक जीवन होता है वो लार्वा अवस्था में होता है, यानी कि पानी के अंदर पाए जाते हैं सबसे पहले तो जी। फिर बैक्स अवस्था में फेफड़ों से श्वसन करते हैं, फेफड़ों से श्वसन करते हैं, जैसे मछलियां गलफड़े से करती है, और एम्फीबियन जो जीव होते हैं वो फेफड़ों से श्वसन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। शरीर जो इनका होता है नमी युक्त होता है, मतलब थोड़ी सी उसमें नमी गिलगिलापन रहता है, स्केल रहित होते हैं, और इनमें भी ठंडा ब्लड पाया जाता है। जो जीव पानी में रहेगा उसमें ठंडा ब्लड पाया ही जाएगा। और यह जीव अंडे देते हैं और निषेचन जो है बाहर करते हैं, यानी कि अंडे पानी में नहीं देते हैं, यह अंडे देते हैं कहाँ, पानी के बाहर, जमीन पर कोई ऐसी गड्ढा करके देते हैं अंडे, या किसी पत्थरों के बीच में इस जगह पर वो अंडे देते हैं। जैसे कि इनका उदाहरण है मेढक, सलामेंडल, टोन। रोचक तत्व में देखते हैं मेढक अपनी त्वचा से भी श्वसन कर सकता है। इसका मतलब है कि जो मेढक होता है वो दोस्तों किसी एक गड्ढे में जाकर छुप जाता है गर्मियों में या अधिक ठंडियों में, तो वहां सांस कैसे ले, तो वो अपने पूरे शरीर से सांस ले लेता है, यानी कि अपनी पूरी त्वचा से सांस ले लेता है। उभयचर जो है जल और थल दोनों में जीवित रहने वाले अनोखे जीव है, यानी कि मेंढक पानी में भी रह सकता है तो जीवित रह सकता है, बाहर भी रहेगा तो जीवित रह सकता है। जैसे सांप है, पानी में भी रह सकता है तो जीवित रह सकता है, बाहर भी रहेगा तो जीवित रह सकता है। ये आगे देखते हैं इसके आगे। अब आइए बहुत प्यारी सी शायरी, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत तो आजमाई तो जुए में जाती है। अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है दोस्तों, तो आप मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत पर विश्वास ना करें। अगर आपने मेहनत की है तो उसका आपको परिणाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो चलिए हम वापस क्लास देखते हैं। सरीसृप, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले जीव को क्या कहते हैं, रेप्टाइल, सरीसृप। विशेषताएं देखते हैं, थलचर जीव होते हैं, थलचर जीव होते हैं, यानी कि जय कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं ज्यादातर, और शरीर पर स्केल पाए जाते हैं, यानी कि ये शरीर पर छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं। फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, ठंडे रक्त वाले होते हैं, अब ठंडे रक्त वाले होते हैं। अधिकांश सरीसृप अंडे देते हैं, जो अधिकांश सरीसृप होते हैं भाई अंडे देते हैं, यानी कि कुछ एक आध अपवाद होगा, वो एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता। आपको तो सरीसृप बोलेंगे तो आपको क्वेश्चन आएगा कि अंडे देते हैं या फिर नहीं देते हैं, तो आपको लगाना है अंडे देते हैं। इनका शरीर सूखा और जलरोधी होता है, यानी कि इनका शरीर जैसे सूखा, जैसे कि अगर ये पानी में चले जाए, जैसे मगरमच्छ है अगर पानी में चला जाए और बाहर आए तो उसके अंदर पानी नहीं भरता है, जैसे कि इंसान पानी में अगर 2 दिन रहे तो फूल के गुब्बारा हो जाए, लेकिन
मगरमच्छ है, छिपकली है, सांप है, कछुआ है, इसके उदाहरण जो वो वाटर प्रूफ होते हैं। कैसे कछुआ आप पानी में अपने घर पे भी देखा हो, कोई कोई लोग कछुआ घर पे पालते हैं, तो पानी में रहने के बाद भी वह फूलता नहीं है, जीवित रहता है क्योंकि वो उभयचर है और वाटर प्रूफ इसका शरीर होता है। उदाहरण सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, कछुआ है। रोचक तत्व में सांप अपनी जीभ से गंध पहचानते हैं, यानी कि आपने देखा होगा सांप फन निकालता है, ऐसे फन रहता है सांप में, तो उससे ही वो गंध पहचानता है किस तरफ की कौन सी गंध आ रही है किस तरफ से, तो इसलिए ही वो फन निकालता है। आगे देखते हैं। और आता है पक्षी, बर्ड्स, उड़ने वाले कशेरुकी। उड़ने वाले कशेरुकी विशेषताएं होती हैं, शरीर पर पंख, फेदर होते हैं, यानी कि फेदर होते हैं पंख। दोस्तों आप थोड़ा इंग्लिश को भी महत्व दें अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में बता रहा हूँ, पूरा इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि पंख को फेदर कहते हैं, आपको इंग्लिश बैच में काम आएगा जब मैं आगे चल के इंग्लिश फाउंडेशन बैच पढ़ाऊंगा, वोकेबलरी फाउंडेशन बैच पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको ये बहुत सारे वर्ड्स हेल्प करेंगे। तो शरीर पर पंख होते हैं, पंखों को क्या कहते हैं, फेदर्स। ठीक है। शरीर हल्का होता है और खोखली हड्डी होती है, होलो बोन्स होती हैं, यानी कि जो पक्षियों की हड्डी होती है, पक्षियों की हड्डी होती है, वह अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, अंदर उनके कुछ नहीं होता। और जो ह्यूमन बींग्स की हड्डी होती है, उसमें अंदर क्या होता है दोस्तों, उसमें अंदर बोन मैरो भरा रहता है, बोन मैरो भरा रहता है। पक्षियों के अंदर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, पक्षियों की हड्डी अंदर से पूर्णतः खोखली रहती है। और पक्षियों में दोस्तों गर्म ब्लड पाया जाता है। अब दोस्तों गर्म ब्लड अब पक्षियों में क्यों पाया जाता है, क्योंकि दो पक्षी हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं, यहाँ से उड़े वहां से उड़े, यहाँ गए वहां गए, कहीं खाना खाया कहीं सोने गए, ठीक है, और आसमान में धूप में उड़ रहे हैं, तो इनका इनके अंदर गर्म ब्लड पाया जाता है, यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं। और फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं पक्षी, अंडे देते हैं पक्षी, और अंडों की देखभाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी पक्षी अंडे देते हैं, जैसे कि मेरे घर पे भी दिए थे अभी कुछ दिन पहले, पक्षियों ने घोंसला बना के पेड़ के ऊपर, पक्षी अंडे देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए खाना लाते हैं, तभी बड़े नहीं होते उड़ने लायक नहीं हो जाए। जैसे कि पक्षियों के उदाहरण है कबूतर, मोर, गिद्ध, बाज। और रोचक तथ्य में हम देखते हैं शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन यह उड़ नहीं सकता। शुतुरमुर्ग दोस्तों जैसे कि उसकी हाइट लगभग होती है दोस्तों 5 से 6 फीट की हाइट होती है। शुतुरमुर्ग की नॉर्मल हाइट जो होती है 5 से 6 फीट की हाइट होती है। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी गर्दन होती है, पांव भी उसके बहुत लंबे, मतलब बहुत बड़ा पक्षी होता है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है शुतुरमुर्ग, इसको कहते हैं हम ऑस्ट्रिच। ठीक है। पक्षियों में क्या होते हैं, फेदर होते हैं, हड्डियां खाली होती हैं, यानी कि खोखली हड्डी पाई जाती है पक्षियों में। ये आईएमपी पॉइंट है, आप इसको याद करना, आपको आईएमपी है। पक्षियों में क्या है, खोखली हड्डी पाई जाती है, गर्म ब्लड के होते हैं और अंडे देते हैं। ठीक है। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग उड़ने नहीं वाला पक्षी नहीं होता है, यानी कि शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता है। फिर आते हैं स्तनधारी मैमल्स, उन्नत कशेरुकी प्राणी। स्तनधारी मैमल्स यानी कि जो शेर है, हाथी है, मतलब इनको स्तनधारी में रखते हैं। सबसे विकसित प्राणी होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, बाल को दोस्तों हम फर कहते हैं, बाल को हम क्या कहते हैं, फर। पंख को कहते हैं फेदर, बाल को कहते हैं फर। बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ अपवाद जैसे प्लेटिपस अंडे देते हैं, यानी एक आध अपवाद होता है जो हर जगह पाया जाता है, एक अपवाद। ठीक है। मादा स्तनधारी बच्चों को दूध पिलाते हैं, यानी कि इनमें जो मादा होती है वो बच्चों को दूध पिलाते हैं। गर्म रक्त वाले होते हैं, यानी कि इनका क्या है, ट्रेवल ज्यादा रहता है, तो गर्म रक्त वाले होते हैं। उन्नत मस्तिष्क, 4 हृदय कक्षी होती हैं, यानी कि इनमें हृदय, जब हम आपको हार्ट पढ़ाएंगे तो हार्ट में क्या होते हैं दोस्तों, 4 हृदय कक्ष होते हैं, दो इस साइड दो इस साइड, 4 कक्ष होते हैं हृदय के। ठीक है। उदाहरण के लिए दोस्तों मनुष्य, शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली। नोट में है स्तनधारी जीवों की विशेषताएं उन्हें अन्य कशेरुकी जीवों से अधिक विकसित और बुद्धिमान बनाती है। स्तनधारी जीवों की विशेषताएं अन्य कशेरुकी जीवों से अधिक विकसित और बुद्धिमान बनाती है, यानी कि इनको, जैसे कुत्ता हुआ दोस्तों, कुत्ता कितना समझदार होता है कि किसको काटना है किसको नहीं काटना है, वो ये सब जानता है। मनुष्य जैसे आप हम हैं, तो आप कितने समझदार हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप
मगरमच्छ जितने जैसे समझदार है नहीं, उससे तो आप बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप मगरमच्छ को काबू कर सकते हैं। सर्कस में कैसे लोग मगरमच्छ को काबू कर लेते हैं, लेकिन मगरमच्छ आपको काबू नहीं कर सकता। हाँ, आप डर जाए उससे, वो बात अलग है। अब देखते हैं दोस्तों, आ कैसे रुकी। आ रीढ़धारी, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, रीढ़ की हड्डी इसमें नहीं पाई जाती। पहला पॉइंट हमारा, इसमें बैकबोन नहीं होती, यानी कि रीढ़ की हड्डी को दोस्तों हम बैकबोन कहते हैं, इसमें बैकबोन नहीं होती। शरीर बहुत सरल और छोटे आकार का होता है, इनका शरीर बहुत छोटा होता है। ठीक है, शरीर बहुत क्या होता है, छोटा होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब शरीर छोटा होगा तो जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा, इनकी प्रजनन दर ज्यादा होती है। इनमें विविधता बहुत अधिक होती है, यानी कि पता नहीं एक जीव ऐसा हुआ तो दूसरा जीव ऐसा हो गया, फिर तीसरा ऐसा हो गया, फिर चौथा ऐसा हो गया, मतलब विविधताएं बहुत ज्यादा होती है। इन्हें 6 प्रमुख समूह फाइला में बांटा जाता है। इनके ये 6 समूह है, इनमें इनमें बांटा जाता है। इन सभी 6 को हम, जैसे हमने कशेरुकी में पढ़ा, ऐसी आकशेरुकी में भी हम इन 6 को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन। ठीक है, वीडियो थोड़ी दोस्तों लंबी हो रही है, तो आप उसकी चिंता ना करें, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, तो थोड़ा चलता है, क्योंकि इसके बाद आपको बायोलॉजी से मुक्ति मिल जाएगी। क्या होते हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एलिडा, निडेरिया, कैनेडेरिया और इचिनोडर्माटा, और होता है दोस्तों प्लाटीहेल्मिन्थेस। आर्थ्रोपोडा दोस्तों कीट मकड़ी कीड़े होते हैं। मोलस्का घोंगा, सीप, ऑस्टोपस, केंचुआ, लसीकरणी, एनिलिडा होता है। कैनिडेरिया समुद्री फूल, मीडूसा, चेनोडेर्मेटा होता है दोस्तों समुद्री ककड़ी, समुद्री अर्चिन। कृमि फ्लैट बर्ड्स होते हैं दोस्तों। इन सभी को हम एक एक करके वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा दोस्तों आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा दोस्तों क्या है, कीट मकड़ी कीट, यानी कीड़े मकड़ी कीट का उदाहरण है इसके। तो विशेषता है, शरीर खंडित सेगमेंट्स होते हैं उस शरीर में क्या होता है दोस्तों, सेगमेंट होते हैं, खंडित होते हैं, यानी कि छोटे 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 उसमें क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं, सेगमेंट्स पाए जाते हैं। और इसमें पंख होते हैं और पैर होते हैं, पंख पैर दोनों होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कीड़े जो होते हैं, कीड़े वो उड़ भी सकते हैं और चल भी सकते हैं, यानी उड़ भी सकते हैं और चल भी सकते हैं। ठीक है, कीड़ों कीड़ों का उदाहरण होता है कीड़े उड़ भी चल सकते हैं और चल भी सकते हैं। ठीक है, आगे है हमारा इसमें पटने वाली बाहरी एक्सोस्केलेटन कठोर काइटिन का बना होता है, यानी कि चिटकने वाली बाहरी एक्सोस्केलेटन कठोर काइटिन की बनी होती है। यानी कीड़ों का जो, जब हम स्केलेटन पढ़ेंगे तो कीड़ों में बाहरी स्केलेटन पाया जाता है, बाहरी कंकाल, बाह्य कंकाल पाया जाता है कीड़ों मकोड़ों में। वो हम स्केलेटन चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अभी आप मोटा मोटा समझ लें कि स्केलेटन कीड़ों में बाहरी वाला पाया जाता है, कीड़े हुए, मच्छर हुए, मक्खी हुई है, और अपना कछुआ हुआ, जिसमें दोनों पाए जाते हैं। ये सब आप हम स्केलेटन चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। शरीर में जोड़ों वाला संरचनात्मक अंग होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम होते हैं, यानी कि चल चल सकते हैं, कोई किसी के सहारा नहीं चाहिए होता है इन्हें। ये जीव प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि इसका मतलब है, जैसे कि फूलों में परागण कराते हैं, पेड़ पौधों में परागण कराते हैं, जो हम बॉटनी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि जो फूल होते हैं उनके बीज यहाँ से उठा के वो वहां ले जाते हैं, तो वहां जाके फूल का पेड़ दोबारा हो दूसरा हो जाता है, ऐसे कराते हैं। और जैसे केंचुए होते हैं, तो वो भी पारिस्थितिक तंत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। ऐसे जो कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इनका उदाहरण है दोस्तों कीड़े मकड़ी, मच्छर, तितली, झींगा। रोचक तथ्य है, आर्थ्रोपोडा पृथ्वी पर सबसे
अधिक विविधता जीवों में से एक है, इनकी कुल संख्या लाखों में है। इनको मतलब अगर हम पूरा डिटेल में पढ़ने जाए तो लाखों में जीव होते हैं दोस्तों ये आर्थ्रोपोडा के। हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको एग्जांपल बता देते हैं। कीड़े, मकड़ी, मच्छर, तितली, झींगा, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बाकी इनका जो विकास है आर्थ्रोपोडा का पृथ्वी पर लाखों की संख्या में, जिसकी अभी तक खोज जारी है। आगे देखते हैं। मोलस्का, घोंगा, सीप, ऑक्टोपस है, नम और नरम शरीर के होते हैं। इनका शरीर मुलायम और मांसल होता है। सेल, अधिक मोलस्का प्राणी में शरीर का पर कठोर बाहरी खोल सेल होता है। यानी कि एक जो आपने शंख देखा होगा आपने, तो अधिक शरीरों के बाहर क्या होता है, शंख होता है। ठीक है, जो कठोर एक आवरण होता है, जिनका घर भी अपन कह सकते हैं, फुट। इनको गति करने के लिए इनके पास पैर होते हैं। तंत्रिका तंत्र सरल होता है, लेकिन उच्च स्तरीय जीवों से विकसित होते हैं। उच्च स्तरीय जीवों से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। शरीर में कोई खंडित भाग नहीं होता, लेकिन एक विशेष अंग के रूप में गुहा मेंटल होता है। ज्यादातर जल में रहते हैं। जो मोलस्का वाले जीव होते हैं वो दोस्तों ज्यादातर जल में रहते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां स्थल पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों घोंगा हुआ, स्थल पे पाया जाता है। सीप पानी में ही पाया जाता है। ऑक्टोपस है, नीली में। रोचक तक, ऑक्टोपस में 3 हृदय कक्ष होते हैं, यानी कि और बाकियों में 4 होते हैं, तो ऑक्टोपस में क्या होता है, 3 हृदय कक्ष होते हैं, 3। ठीक है, 3 हृदय कक्ष होते हैं किसमें, ऑक्टोपस में। ऑक्टोपस में क्या होते हैं, 3 हृदय कक्ष होते हैं। और अपने शरीर को रंग बदलने में सक्षम होता है। ऑक्टोपस क्या है, अपने शरीर को रंग को बदलने में सक्षम होता है ऑक्टोपस। मोलस्का में नरम और नम शरीर होता है, सेल होते हैं, पैर होते हैं, तंत्रिका तंत्र होता है, शरीर को कोई खंडित भाग नहीं होता है, ज्यादातर जल में रहते हैं। आगे देखते हैं। एनिलिडा, केंचुआ, लसीकर्णी। केंचुआ, लसीकर्णी इसके एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। शरीर खंडित होता है, सेगमेंट्स में बटा होता है, शरीर कई हिस्सों में बांटा जाता है। यानी कि आपने जब केंचुआ देखा होगा ऐसा, तो उसको बीच से ऐसे ऐसा लगता होगा कि आपके ये बहुत सारे टुकड़ों में ये जुड़ा हुआ है, इसलिए जो चलता है तो इसे रेंग रेंग के चलता है। विकसित तंत्रिका तंत्र और संचालन तंत्र, इनका तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। इनमें एक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। शरीर पर कटा हुआ या खंडित सेगमेंट होते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं। जो इनका शरीर होता है, जैसे कि आप समझे कि केंचुआ है, तो इसमें ऐसे कटे कटे आपको सेगमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, कोशिकाओं द्वारा श्वसन करते हैं। कोशिकाओं, जैसे हम इसके बाद कोशिकाएं पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद। हम जो पहला चैप्टर आएगा हमारा बायोलॉजी में, जूलॉजी में, तो उसमें हम कोशिकाएं पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पढ़ाएंगे कोशिकाएं क्या होती, कोशिका की संपूर्ण जानकारी कोशिका की हम पढ़ाएंगे। कोशिकाओं द्वारा श्वसन करते हैं। पानी मिट्टी में रहते हैं, यानी केंचुआ जो है, लसीका होते हैं जो पानी मिट्टी दोनों में रहते हैं। जो मिट्टी में रहने के बाद मिट्टी को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। इनके पैर नहीं होते, लेकिन शरीर के किनारों पर छोटे बाल होते हैं जो आंदोलन में मदद करते हैं। आंदोलन का मतलब दोस्तों आगे पीछे होने में। उदाहरण है केंचुआ, लसीकरण, लीच। लीच आपने देखी है कि मतलब केंचुई जैसी होती है, ऐसी जैसी बिल्कुल गिलगिली टाइप की होती है, बहुत चिपचिपी टाइप की लीच। रोचक तत्व में देखते हैं, केंचुआ मिट्टी को समृद्ध करता है और भूमि को उपजाऊ बनाता है। यह खेती के लिए बहुत लाभदायक होता है। जिसकी खेती अगर उपजाऊ नहीं है, अच्छे से फसल नहीं दे रही है, उत्पन्न नहीं हो रही है उसमें, तो उसमें आप बहुत सारे लाखों की संख्याओं में केंचुए डाल दें और आप देखें आपका जो नेक्स्ट खेती होगी वो आपकी बहुत ही उपजाऊ होगी। आगे आता है कैनिडेरिया, समुद्री फूल मेडूसा है। नर्म और पारदर्शी शरीर होता है इनका। इनका नर्म और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि आप एक पार से दूसरी पार देख सकते हैं। जैसे कि आपने कांच देखा है, जो गाड़ियों का कांच होता है,
उसके कैसे आप एक पार से दूसरे पार आराम से देख सकते हैं। ऐसे ही इनका शरीर होता है। इनका शरीर मुलायम और पारदर्शी होता है। विशेष कोशिकाएं कैनिडोसाइट होती हैं। इनमें विशेष कोशिकाएं होती हैं जो जहर या विषाक्त पदार्थों से बचाव करती हैं। ठीक है। इनमें कोशिका बहुत ही विशेष प्रकार की पाई जाती है। कोशिका चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। जो विषैलीय पदार्थ होते हैं जो इनके लिए नुकसानदायक होते हैं उनसे इनका बचाव करती है। पानी में रहने वाले जीव होते हैं, आमतौर पर समुद्र में पाए जाते हैं। दो रूपों में जीवन इनका जीवन चक्र दो रूपों में होता है। एक स्थिर रूप पॉलिप और दूसरा एक मुक्त तैरने वाला रूप। ठीक है, दो रूपों में इनका होता है। शरीर पर कई विशिष्ट अंग नहीं होते। शरीर पर कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। यानी कि आप जैसे देखा होगा जेलीफिश आपने देखी होगी तो उसमें कोई विशिष्ट अंग नहीं होते। आपको सीधे सिंपल सी दिखेगी, वही उसके पैर, वही हाथ, वही कुछ मतलब विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। शिकार को पकड़ने या बचाव के लिए उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए सी एनीमोन समुद्री फूल, जेलीफिश। जेलीफिश को कहते हैं हिंदी में मेडुसा। रोचक तथ्य है, जेलीफिश के शरीर में कोई मस्तिष्क नहीं होता, फिर भी यह प्रभावी रूप से तैर सकते हैं और शिकार कर सकती है। जेलीफिश जेलीफिश के अंदर कोई मस्तिष्क नहीं होता है दोस्तों। आप याद करें, जो रोचक तथ्य हैं इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि किस जीव में किस जीव में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है लेकिन वह प्रभावी रूप से तैर सकता है, शिकार कर सकता है। आप भी अपने घर पर पूछे, दोस्तों से पूछे, आपको भी बहुत मजा आएगा। कोई इसका जवाब नहीं बता पाएगा आपके अलावा कि जेलीफिश में मस्तिष्क नहीं होता है। आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा चीनोडर्मेटा। चीनोडर्मेटा समुद्री कीड़ा, ककड़ी ककड़ी, समुद्री अर्चिन। विशेषताएं, समुद्री ककड़ी, समुद्री अर्चिन स्पाइकी या कांटेदार शरीर होता है। इनका इनका जो शरीर होता है कांटेदार होता है। इनका शरीर कांटेदार या कठोर होता है जिसमें इन्हें अपना बचाव करने में मदद मिलती है। समुद्री ककड़ी जो होती है, समुद्री अर्चिन होती है, उनका शरीर पर क्या होते हैं छोटे छोटे, जिससे उनका जो मानो अब है शरीर है तो इसके बाहर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो आप इनको बचाव के लिए मदद करते हैं। 5 शाखाओं में विभाजित शरीर होता है। इनका जो शरीर है, जैसे कि ये शरीर है तो इनको 5 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। 1 2 3 4 5 5 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा जल तंत्र, वाटर वस्कुलर सिस्टम। इन प्राणियों में जल तंत्र होता है जो उनके आंदोलन में पोषण में मदद करता है, यानी कि आगे पीछे जाने में पोषण को मदद करता है। चौथा पॉइंट है हमारा शरीर के नीचे एक दृढ़ कांटेदार ढांचा होता है। शरीर के नीचे जो कि शरीर है उसका, ये उसके नीचे एक दृढ़ कांटेदार ढांचा होता है। इसमें लास्ट पॉइंट है हमारा स्वतंत्र रूप से चलते हैं। ये जीव समुद्र में निचले हिस्से पर स्वतंत्र रूप से रहते हैं। जो समुद्र है, जैसे कि दोस्तों हमारे मान लो ये हमारा समुद्र है, ठीक है, इसमें सबसे निचले स्तर पर ये निवास करते हैं यानी कि रहते हैं। इनके उदाहरण है दोस्तों सी कोकम्बर, सी ओर्ची, स्टारफिश। ठीक है। रोचक तथ्य में हम देखते हैं समुद्री ककड़ी अपना शरीर छोड़ने में सक्षम होती है और दुश्मन से बचने के लिए अपने अंगों को अलग कर सकती है। समुद्री ककड़ी जो होती है, समुद्री सी कुकुम्बर सी कुकुम्बर जो होता है अपना शरीर छोड़ने में सक्षम होती है, यानी कि वो जैसे कि किसी जीव ने उस पर हमला कर दिया तो अपना पांव छोड़ देगी, हाथ छोड़ देगी। ठीक है, ऐसे कि उसमें सक्षम होती है। पांव हाथ छोड़ने से मतलब है दोस्तों, जैसे कि अपन इंसानों में पांव और हाथ होते हैं, ऐसे कि सी कुकुम्बर है जो संघ के अंदर रहती है तो वो संघ से बाहर अपना निकल जाती है, भाग जाती है। आगे आता है हमारा प्लेटेल
मिंटियस, कृमि, फ्लैट वर्म्स। फ्लैट और सपाट शरीर होता है इनका शरीर पतला और सपाट होता है जो इन्हें तंग जगहों में जाने में मदद करता है। अब जी हम समझते हैं आगे। कोशिकाओं द्वारा श्वसन करते हैं। प्रारंभिक तंत्रिका तंत्र इनका सरल और परिशिष्ट होता है। कोई रंग नहीं होता, इनके शरीर संरचना बहुत सरल होती है और इनमें कोई विशेष रंग नहीं होता। और पॉइंट है हमारा आगे, इसमें अधिकांश परजीवी होते हैं। ये जीव प्राय अंत जीवों में शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं। थोड़ा नॉर्मल सा ये चैप्टर है हमारा, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा मैं आपको वही आपको बताऊंगा जो आप याद करें। फिर उदाहरण आता है हमारे कृमि, वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स। रोचक तत्व हैं जो आपको याद जरूर करें। टेप वॉर्म जो फ्लैट वॉर्म की प्रजाति है, मानव आंतों में परजीवी के रूप में रहते हैं और अपनी लंबाई में कई मीटर तक बढ़ सकते हैं। टेप वर्म जो फ्लैट वर्म की एक प्रजाति है, मानव आंतों में परजीवी के रूप में रहते हैं। मानव की जो आंतें हैं उनमें ये रहते हैं और अपनी लंबाई में कई मीटर तक बढ़ सकते हैं। अपनी लंबाई में कई मीटर, फीट भी नहीं कह रहा है, इंच भी नहीं कह रहा, मीटर में कह रहा है। 1 मीटर में दोस्तों 3 फीट कुछ इंच आता है, 3 फीट 2 या 3 इंच आता है। ठीक है, आपने देखा होता है कि 1 मीटर में 3 फीट 2 या 3 इंच आता है। ठीक है, मतलब 3.5 फीट का लगभग होता है 1 मीटर। तो अपना शरीर बढ़ा सकते हैं जी। आगे देखते हैं दोस्तों, यह हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। इंस्टाग्राम चैनल है, सॉरी दोस्तों, ये दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम पेज है। फ्लो में निकल गया क्योंकि क्लास लंबी हो चुकी है। थोड़ी सी क्लास और बची है, एक सिद्धांत और पढ़ाना है, बस आज की क्लास फिर खत्म हो जाएगी। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ जाकर आप फॉलो करें और आपको जो भी दिक्कत है आप हमें शेयर कर सकते हैं, हमसे मैसेज कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। अगर आप कमेंट करना नहीं चाहते तो आप इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आप कमेंट करेंगे तो भी आपको रिप्लाई मिलेगा और इंस्टा पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा। यदि कोई फोटोज भेजनी हो, कुछ कुछ भी चीज में आपको डाउट हो तो आप प्लीज आप हमें शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। लेनियस की द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल न्यूमेनकल्चर। जी दोस्तों, थोड़ा आईएमपी पॉइंट बन जाता है हमारा आज की क्लास में। परिभाषा, द्विनाम पद्धति एक वैज्ञानिक प्रणाली है। द्विनाम पद्धति जो एक वैज्ञानिक प्रणाली है जिसे कार्ल लेनिस ने बनाया है, जिसे कार्ल लेनिस ने बनाया है, विकसित किया है। इसके द्वारा प्रत्येक जीव को 2 शब्दों में नामित किया जाता है। के द्वारा प्रत्येक जीव को 2 शब्दों में नामित किया जाता है। पहला शब्द है जीनस। पहला शब्द है दोस्तों जीनस। इसमें दोस्तों पहला शब्द है हमारा जीनस, दूसरा शब्द है प्रजाति, स्पेसिस। ठीक है, दूसरा शब्द हमारा स्पेसिस, प्रजाति। कार्ल लेनिस ने 2 शब्दों में विभाजित किया है, जीनस और प्रजाति। द्विनाम पद्धति एक वैज्ञानिक प्रणाली है। द्विनाम पद्धति एक वैज्ञानिक प्रणाली है जो कार्ल लेनिस ने विकसित की है। इसके द्वारा प्रत्येक जीव को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक जीनस, दूसरा प्रजाति, स्पेसिस। यह प्रणाली जीवों के वैज्ञानिक नामकरण के लिए एक मानक तरीका बन चुकी है। जीवों का जो नामकरण होता है उसके लिए यह मानक तरीका बन चुकी है। इसमें आगे देखते हैं हम। पहले देखते हैं हम जीनस। यह जीवों के समूह या परिवार का नाम होता है। जीनस क्या है? एक समूह या परिवार का नाम होता है जो समान गुण वाले जीवों को एकत्रित करते हैं। यानी कि सबसे पहले से समान गुण वाले, जैसे कुत्ता है, कुत्ता, बिल्ली है, तो इनका जो शरीर का ढांचा है वो सेम है। लेकिन दोस्तों कुत्ता सिर्फ जमीन पर रह सकता है, जमीन पर, लेकिन बिल्ली उड़ नहीं सकती है। मैं आपको समझा रहा हूँ, कुत्ता जमीन पर रह सकता है, बिल्ली जमीन पर रह सकती है। लेकिन बिल्ली क्या करती है दोस्तों, अगर छलांग मार के छत पे चली जाए
उचक उचक के छत्ते से केवल कुत्ता नहीं कर सकता है ऐसा। ऐसे ही इनका समूह में इनको बांटा जाता है, उनको परिवार कुल देखा जाता है, फिर उनकी प्रजाति देखी जाती है। जीव के विशिष्ट प्रकार का या किस्म का नाम होता है कि वह किस प्रकार का जीव है, उसकी किस्म किस प्रकार की, रहन सहन कैसा है उसका होता है। फिर नामकरण विधि जो होती है, इसकी पहले जीनस का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, पहले जीनस का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, फिर प्रजाति का नाम छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे कि जीनस का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, इस जीन्स का है, फिर उसका लिखा जाता है कि इस प्रजाति का है। जैसे कि कहते हैं ना, आप बड़े शहर यानी कि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, फिर आपका जिला का नाम लिखा जाएगा कि आपका छोटे अक्षरों में जिला का नाम, जैसे कि आप भोपाल में रहते हैं। ठीक है। फिर आता है लैटिन या ग्रीक के नाम में लिखे जाते हैं। फिर आता है इनकी जो लैंग्वेज है उसमें लैटिन या ग्रीक नाम में लिखे जाए ताकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझा सके। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाषा को उपयोग किया जाता है वो लैटिन या ग्रीक नाम में लिखे जाते हैं जो भाषा होती है। और इनका जो नाम को, इनके नाम को इटैलिक या रेखांकित किया। इटैलिक का मतलब है दोस्तों, जैसे कि मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, मेरा नाम जैसे हर्ष चौधरी है, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा है हर्ष, तो ये एक सिंपल भाषा हो गया। और इसमें क्या कर दिया हमने, रेखांकित कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने, रेखांकित कर दिया। और इसको हम इटैलिक में लिखेंगे तो हम थोड़ा तिरछा करके लिखेंगे, ये हमने तिरछा करके लिख दिया तो हमारा जी क्या हो गया, इटैलिक हो गया। उदाहरण है इसके होमोसेपियंस यानी मनुष्य, और शेर, पैंथेरा लियो, कैनियस लूपस भेड़िया, रोचक तथ्य, लेनियस लीनियस की द्विनाम पद्धति की जीवन सॉरी दोस्तों, लेनियस की द्विनाम पद्धति जीवों की पहचान और वर्गीकरण को आसान और व्यवस्थित बनाती है ताकि दुनिया भर में वैज्ञानिक एक ही नाम का उपयोग करें। लेनियस की जो पद्धति है वो जीवों को पहचान और वर्गीकरण को आसान बनाती है ताकि दुनिया भर में वैज्ञानिक एक ही नाम का उपयोग कर सके। ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि भारत में शेर बोला जाता है, जैसे शेर को क्या क्या बोला जाता है, हमेशा पैनथेरा बोला जाता है। ठीक है, पैनथेरा से बोला जाता है इसमें इनकी पद्धति के अनुसार। ठीक है, और ऐसा नहीं हो सकता कहीं और आप इंग्लैंड में चलेगा, अमेरिका में चलेगा, चाइना में चलेगा तो उसको कुछ और नाम से नहीं, उनको उनकी मतलब साइंटिफिक भाषा होती है, उनका एक अलग नाम दे दिया जाता है इस पद्धति के द्वारा, तो हमेशा उसी नाम का उपयोग किया जाएगा हर जगह। दोस्तों आज क्लास हमारी यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा कोर्स ऐसे ही फाउंडेशन बैच है, आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने आपको कहीं भी कटौती की है अगर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। आपको फाउंडेशन कोर्स है तो फाउंडेशन कोर्स की थोड़ी क्लासेस देखो बड़ी हो जाती है क्योंकि बहुत लंबी क्लासेस चलेंगी इसकी, करीब 100 क्लास तो देखो हो सकती है इसकी, जहां तक मेरा अंदाज है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ आपको फाउंडेशन कोर्स, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ना हो, बायोलॉजी फाउंडेशन कोर्स। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।